हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से 85 विद प्रयागी चैनल पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 13 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इसके साथ ही साथ पुरानी जितनी भी PDFs हैं वो आपको वहाँ पे ईजिली मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट जो एक सॉइल साइंटिस्ट हैं, रतन लाल जी, उनको 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। इसमें $2.5 लाख एज अ अवार्ड प्राइज़ दिया जाएगा। देखिए, रतन लाल जी जो हैं वो लगभग 4 दशकों से यानी लगभग 40 सालों से सॉइल पे काम कर रहे थे और मिट्टी पे उन्होंने कई तरीके से उसके कंजर्वेशंस को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए कि फूड की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है या नेचुरली तौर पे किस तरीके से हम रिसोर्सेज को उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस पे बहुत ध्यान दिया उन्होंने। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी जो सॉइल की जो ऊपरी परत है उसका इरोजन हो रहा है, यानी कि वो परत धीरे धीरे हटती चली जा रही है, जिससे पहली चीज़ तो उर्वरक क्षमता कम हो जा रही है, हमारी पैदावार कम हो जा रही है। उसके बाद हम उसी मिट्टी में इतनी पेस्टिसाइड्स, इतनी फर्टिलाइजर्स, इतनी केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ रतन लाल जी को दिया जा रहा है। अगर बात करें 1987 से इस पुरस्कार को हर वर्ष दिया जाता है। 87 में जो पहले इसके रेसिपिएंट थे वो भी भारत से थे और उनका नाम था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी, जिनको भारत का एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। वर्ल्ड के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के जो पिता हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग साहब, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो वो हो जाते हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इस वक्त एनवायरनमेंट से रिलेटेड जैसे भी जो भी प्रश्न होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया सहकार मित्र स्कीम को। अब देखिए, श्री नरेंद्र तोमर जी जो हैं वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर और वेलफेयर मिनिस्टर। सहकार मित्र में ये है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो ग्रेजुएट्स हों, पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, उनको 4 महीने तक गवर्नमेंट के साथ एज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम सहकार मित्र के नाम से उनको मिलेगा, जिसमें वो अपने नए आइडियाज़ को उन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को, जो एग्रीकल्चर की फील्ड की जो इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे नाबार्ड हो गया या और इसकी सब्सिडरीज़ हो गई, वहाँ पे वो इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकें, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाते हुए। इसमें लगभग 4 महीनों तक इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार सपोर्ट करेगी। आगे देखते हैं। पंजाब के CM ने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए है। यानी जो भी घर होगा उसको सर्वेलांस पर रखा जाएगा और यहाँ से जितनी भी लोग होंगे उनकी जानकारी सरकार को सीधे तौर पर मिलती रहेगी। अभी शुरुआती आंकड़ों में लगभग सरकार के पास ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि इसमें अस्थमा के भी पेशेंट्स हैं, यानी कि काम तो मेनली किया जा रहा है कोविड के लिए, लेकिन उसमें जो पेशेंट्स अब मिल रहे हैं वो अस्थमा, डायबिटिक, कैंसर से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं अब उनके बायोडेटा सरकार के पास तैयार हो जा रहा है। आगे बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की CM ने जॉब पोर्टल कर्मो भूमि के नाम पे एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि IT प्रोफेशनल्स के लिए है। यानी कि ये IT प्रोफेशनल्स जो कोलकाता या वेस्ट बंगाल में अन्य शहरों में अब कार्यरत थे, कोविड की वजह से वो डिस्प्लेस हुए थे, वापस फिर से उस राज्य में पहुंचे हैं, तो उनके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से कर्मभूमि नाम का एक पोर्टल दिया गया है, जिसमें वो जा कर के अपनी पर्टिकुलर लेवल की जॉब को तलाश सकते हैं। ये खास करके IT प्रोफेशनल्स के लिए है। आगे देखते हैं। NHAI भारत का एक मंत्रालय है जो कि अब पूरी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पे अब काम करेगा। यानी कि NHAI की बात करा जाए तो नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत होगी। आगे हम लोग बात करते हैं नेचर इंडेक्स 2020 के बारे में। देखिए, नेचर रिसर्च जो कि एक डिवीज़न है स्प्रिंगर नेचर का, उसने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग 12th नंबर पे आई है इस इंडेक्स के अंतर्गत। ये क्या करते हैं, ये एक डेटाबेस तैयार करते हैं रिसर्च आर्टिकल्स का या पेपर्स का, जो कि पब्लिश किया जाता है साइंस जर्नल के अंतर्गत, यानी क्वालिटी ऑफ साइंस जर्नल के अंतर्गत। उसमें भारत का 12वां स्थान है। भारत का स्थान पिछले कुछ समय से इंक्रीज़ कर रहा है।
अगर टॉप पोजीशन पे बात किया जाए तो यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी, यूके और जापान, यानी कि इसके बाद अगर इंडिया वो कहीं 12वें पोजीशन पे आता है। अब अगर इसमें देखें हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो वो आते हैं, अगर ग्लोबली रेटेड की बात करी जा रही है यहाँ पे, ग्लोबली रेटेड की अगर बात करी जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें CSIR हो गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो लगभग इस तरीके के 40 इंस्टीट्यूट CSIR से संबंधित चलते हैं, जिसकी 160वीं पोजीशन आई है, 160th पोजीशन आई है। उसके बाद IISc बेंगलुरु, इसकी 184 पोजीशन आई है, IISc बेंगलुरु की। अब बात करते हैं भारत के अगर अंतर्गत अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो भारत के ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें टॉप 30 इंस्टीट्यूट्स में से 3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स आए हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST के हैं, यानी कि ये किसके अंतर्गत आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आएगा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 इंस्टीट्यूट्स आए हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला इंस्टीट्यूट जो है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS, जो कि कोलकाता में है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR, जो कि बेंगलुरु में है, इसकी 14वीं पोजीशन है। इसके बाद है सत्येंद्र नाथ बोस SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, ये भी कोलकाता में है, जिसकी 30वीं पोजीशन आई है। आगे हम लोग देखते हैं iFlows मुंबई, ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम की शुरुआत करी गई है iFlows मुंबई के नाम से। देखिए महाराष्ट्र के जो हालात हैं फ्लड को लेकर के या रेनफॉल को लेकर के जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत पैनिकिंग होती हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहाँ की जो मीठी नदी है, मुंबई की खास करके बात करें तो मीठी नदी है वो ओवरफ्लो हो जाती है और वो उसमें से पानी निकल नहीं पाता है, सी में पहुँच नहीं पाता है समुद्र में, जिसकी वजह से फ्लड वाली कंडीशंस बन जाती हैं और ऐसे में मुंबई ठप हो जाती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ मिलकर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, बृहत मुंबई के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है BMC है, उन्होंने मिलकर के एक iFlow नाम का एक वार्निंग सिस्टम तैयार किया है, जिसमें कि रियल टाइम बेसिस पे फ्लडिंग या रेनफॉल या किसी भी तरीके के साइक्लोन की चेतावनी पहले ही मिल जाएगी। इससे जान माल के साथ साथ जो भी आवश्यक वस्तुएं होंगी उनको भी बचाया जा सकता है या संभाला जा सकता है समय रहते हुए। आगे हम लोग देखते हैं तो न्यू पैनल फॉर फ्रीडम फाइटर्स, इसको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन हैं, वो हैं श्री अमित शाह जी। लेकिन यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, ये महानुभाव कौन हैं, तो ये हैं GK कृष्ण रेड्डी। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया इनके पास किसका, होम अफेयर्स का। तो ये इनको चेयरमैन बनाया गया है इस पैनल के लिए कि जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कार्य को देखेगी। देखिए इसमें क्या है कि देश में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स इस वक्त जीवित हैं या उनका परिवार है जिनके पास सर्टिफिकेशन है, उनके लिए बेहतर सुविधाएं या उनके लिए बेहतर जितनी भी चीज़ें सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो एट द रीच तक उनके पास पहुँचे, इसलिए इस पैनल को तैयार किया गया है। यहाँ पे GK कृष्ण रेड्डी जी के साथ साथ 9 अन्य फ्रीडम फाइटर्स को ऐड किया गया है यहाँ। आगे हम लोग देखते हैं मणिपाल के CM N बीरेन सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। अब देखिए प्लांट हेल्थ क्लिनिक की बात आ गई। अभी हम लोगों ने वहाँ पे एक रतन लाल जी के बारे में देखा जिन्होंने मिट्टी के लिए मतलब कि मृदा साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और उनको जो है वो पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड फ्रूट प्राइज़ का। और यहाँ पे देखिए हमें उसी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक चीज़ मिल रही है, वो है प्लांट हेल्थ क्लिनिक के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी देश की खुद की पैदावार वाली क्रॉप्स हैं वो पिछले कुछ वर्षों से जो वो पौधे हैं या वो फल हैं वो पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इतना दुरुपयोग हो रहा है उसके कारण। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या फर्टिलाइजर्स को या ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मणिपुर के जो CM हैं बीरेन सिंह जी, उन्होंने प्लांट हेल्थ क्लिनिक को खोला है। इसमें क्या होगा कि जो सॉइल
डिपार्टमेंट है यहाँ पे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स के अंतर्गत जो इनका सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से जांच और रख रखाव करेगा इस प्लांट क्लिनिक के तहत। साथ ही साथ और फार्मर्स को यहाँ पे जो है वो प्रमोट करेगा कि प्लांट की हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो सहयोग भी करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं केरला के एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, कोचीन में है। इसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इन्होंने मिलकर के एक बिन बनाया है जिसको हम कह सकते हैं डस्टबिन बनाया है, जिसमें मास्क को डिस्पोज किया जा सकता है, और एक UV लाइट बेस्ड डिसइंफेक्शन डिवाइस बनाया है, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट पे बेस्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसको UV स्पॉट नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि इसमें श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि त्रिवेंद्रम में है, ये और साथ ही साथ VST मोबाइल सॉल्यूशंस ने इन दोनों ने मिल करके इस पे काम किया है और इसको बनाया है। आगे देखते हैं हम लोग, UK की इकोनॉमी सिंक कर चुकी है लगभग 20% के आसपास अप्रैल के ओवरऑल लॉकडाउन से। अब आने वाले समय में देखिए ये केवल और केवल एक UK का आंकड़ा है जो कि डेवलप्ड कंट्री है, तो बाकी अनडेवलपिंग कंट्रीज़ की जो फ़िलहाल में जो रेटिंग्स आ रही हैं या जो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसे समय पे, जैसा कि WHO और बाकी अपने अपने क्षेत्रों में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक डेवलप्ड कंट्री की ये स्थिति है, और आने वाले समय में अमेरिका और बाकी के जितने भी हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के डेवलप्ड नेशंस होंगे उनकी क्या परिस्थिति बनती है ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी कि अगर ये ऐसी रेटिंग्स हमको अगर मिलती रहेंगी, जो कि मैं अभी आपसे आगे चर्चा करता हूँ, तो वहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि इसमें पैनिक होने की बात नहीं है। अगर रेटिंग्स डिग्रेड भी हो रही हैं हमारे इंडिया में, तो अगर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सही तरीके से अप्लाई किया तो वो आने वाले समय में हमारा जो ग्रोथ होगा, हमारी जो GDP होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। देखिए जैसे इंडियन इकोनॉमी, जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज के माध्यम से जो अभी रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने जो एनालिसिस किया है उसमें ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, जो कि यानी 20 और 21 का जो साल है, उसमें लगभग 5% के आसपास गिर जाएगी, यानी 4.5% के आसपास ये निगेशन में रहेगी। इन्फ्लेशन लगभग 5% तक बढ़ जाएगा। ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज का ये आंकड़ा है। फिच की जो रेटिंग आई है वो ये कह रहे हैं कि अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है होगा, उसमें इंडिया की ग्रोथ 9.5% तक जा सकती है, यानी कि लगभग 10% के आंकड़े को छू रहा है। हमारी जो रिवाइवल होगी, अगर वो सही तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर हम लोगों ने जो बना रखा है, आत्मनिर्भर भारत और तरह तरह की जो योजनाएं, अगर उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, अंत्योदय हो जाता है एकदम निचले तबके तक, अगर सही तरीके से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको प्रोडक्टिव फूड्स और क्रॉप्स भी अगर उनको मिलते हैं, उनको DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत उनको एक जो मुश्त रकम है वो भी मिलती है, बाकी और सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो इकॉनमी सर्वाइव कर जाएगी। इसके बाद बात करते हैं S&P की। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो रेटिंग आई थी, उसने इंडियन सोवरेन रेटिंग को BBB ट्रिपल B का दर्जा दिया था, जो कि एक स्टेबल आउटलुक है, एज इट इज़। जैसा मूडीज़ ने दिया था स्टेबल आउटलुक, सेम एज इट इज़ इन्होंने भी वही चीज़ बरकरार रखी है। और यहाँ पे यही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ संशय हो सकता है कि शायद वो पैसा रिटर्न ना हो, जैसा मूडीज़ ने कहा था। अब S&P की बात करी जाए तो S&P भी यही कह रहा है कि इंडिया की इकॉनमी लगभग 5% तक फिस्कल ईयर में ये गिर चुकी है। मूडीज़ की बात करी जाए तो फिलहाल Baa2 से Baa3 की तरफ रेटिंग गई है, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 से इनका कोई तात्पर्य नहीं था। इनका तात्पर्य था 2017 से लेकर के जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, इन्होंने उसको फोकस किया था कि वो रिफॉर्म सही तरीके से अप्लाइड नहीं थे। आगे हम लोग देखते हैं 3000 वर्ष पुराना और अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पाया गया है, या उस मैपिंग के जरिए उसको बनाया गया है, जो कि माया सभ्यता के बारे में बताता है। माया सभ्यता का अब तक का ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जो कि डिस्कवर किया गया है मेक्सिको के दक्षिण में, सदर्न मेक्सिको के पार्ट में। ये एक टेम्पल है जिसका नाम है एक्वेडा फेनिक्स नाम का ये टेम्पल है, जो कि लगभग 4600 फीट लंबा था
और साथ ही साथ 50 फीट ऊंचाई वाला था ये एक टेम्पल था। तो ये अभी हाल फिलहाल की खोज है और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते चलते एक शोक संदेश की बात करें तो वेटरन उर्दू पोएट जो गुलजार दहलवी के नाम से मशहूर थे, जिनका असली नाम आनंद मोहन जुत्सी था, ये इनका देहांत हो गया है। ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे और साथ ही साथ भारत सरकार के अंतर्गत उर्दू साइंस की जो पहली मैगज़ीन थी, उस साइंस की दुनिया, उसमें ये संपादक के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। ये थी आज की करंट अफेयर्स और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।